साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कॉन्ट्रैक्टर एज एन एम्प्लॉयर अंडर न्यू लेबर कोड्स। जो नए कोड आए हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टर को भी एक एम्प्लॉयर की तरह मानने की कोशिश की गई है। आइए इसी विचार को आज गहनता से समझते हैं। जो डेफिनेशन है उसमें एम्प्लॉयर को डिफाइन करने की जो कोशिश की है उसमें कॉन्ट्रैक्टर शब्द को जोड़ दिया गया है। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 है उसमें एम्प्लॉयर शब्द इंक्लूड करता है ए ओनर और एन ऑक्यूपायर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट। दूसरा है मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल, जिसका अल्टीमेट कंट्रोल हो वो। तीसरा कॉन्ट्रैक्टर इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड बाय हिम, जहां कॉन्ट्रैक्टर एज ए लेबर सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई कर रहा है वहां वह भी एज एन एम्प्लॉयर डिफाइन है। चौथी डेफिनेशन जो एम्प्लॉयर की बहुत बढ़िया से दी गई है उसमें लिखा है ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिजीज्ड एम्प्लॉयर। कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न है, किसी की अचानक डेथ हो जाए और कोई वाद लगेगा तो जो उसका लीगल हेयर होगा वहां वो एम्प्लॉयर माना जाएगा। तो इसकी तीन प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। कॉन्ट्रैक्टर इज क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर। दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन शेयर्ड बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। नंबर 3 मोर इम्फेसिस ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस। तो नए कोड में इन चीजों को बहुत सावधानी पूर्वक डिफाइन किया गया है। आइए अब समझते हैं कि पुराने कोड में जो CLRA एक्ट 1970 था और जो अभी OHS कोड 2020 है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैंने इनको 4 बेसिस पर डिफाइन करने की कोशिश की है। नंबर 1 है स्कोप ऑफ एम्प्लॉयर। जो ओल्ड लॉ था उसमें मेनली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का स्कोप था, उसमें कॉन्ट्रैक्टर को कोई जगह नहीं मिली थी। नए कोड में ब्रॉडर डेफिनेशन ली गई है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर को उस स्कोप में कवर किया गया है एंड कॉन्ट्रैक्टर वुड बी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉयर। दूसरा स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ट्रीटेड मेनली एज लेबर सप्लायर। पुराने जो CLRA एक्ट था उसमें केवल लेबर सप्लाई करना उसका काम था, उससे ज्यादा कोई जिम्मेवारी उसको डिफाइन नहीं थी। लेकिन नए कोड में ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉयर फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वो जो अपनी लेबर सप्लाई कर रहा है उनका वो एम्प्लॉयर माना जाएगा। तीसरी बात जो मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। पुराने एक्ट में मोस्टली प्रिंसिपल एम्प्लॉय हर काम के लिए जिम्मेवार था। नए में शेयर्ड बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। कुछ जिम्मेवारियां ऐसी हैं जो एज एन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को बियर करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी भी हैं जो शेयर्ड है। अभी आगे डिटेल में उनकी बात करते हैं। चौथा है क्लैरिटी। ओल्ड लेबर लॉ में जो CLRA एक्ट 1970 था उसमें लिमिटेड क्लैरिटी थी कॉन्ट्रैक्टर के रोल की, लेकिन नए कोड में मोर एक्सप्लिसिट एंड कंप्रेहेंसिव बात की गई है। आइए इन्हीं चीजों को डिटेल में समझते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एज एन एम्प्लॉयर अंडर न्यू लेबर कोड्स में 4 प्रमुख या 5 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि अब प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर को अपने कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, और अपॉइंटमेंट लेटर कौन दे सकता है? जो एम्प्लॉयर है। तो पहली कंडीशन है इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। दूसरी कंडीशन है कॉन्ट्रैक्टर रिक्रूट्स एंड सुपरवाइज द वर्कर्स। रिक्रूट भी वही करता है और उनके वर्क को सुपरवाइज भी वही करता है। जिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को वह लेबर सप्लाई करता है वह उसके कार्य को या उसके कार्य के परिणाम को सुपरवाइज नहीं करती। अल्टीमेटली इफेक्ट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर जाता है। नंबर 3 कॉन्ट्रैक्टर पेज वेजेस टू द वर्कर्स। नए कोड में बहुत स्पष्टता डिफाइन किया गया है कि वेज, फुल वेज और नंबर 2 टाइमली वेज पे करना कॉन्ट्रैक्टर की एज एन
एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंड अकाउंटेबिलिटी है। नंबर 4, कॉन्ट्रैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स, जैसे ईएसआई के हैं, पीएफ के हैं, या और सोशल सिक्योरिटी के कंट्रीब्यूशंस है, जहां बीओसी है या और बहुत सारी चीजें हैं, उन सब के लिए। नंबर 5, जहां उसके कॉन्ट्रैक्टर वर्कर काम कर रहे हैं, उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीईज मुहैया कराना। वैसे तो शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही एज एन एम्प्लॉयर डाली गई है। तो ये 5 बड़े इशू हैं। अब अगली बात करते हैं रोल ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कि जो सब कुछ पहले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, उसमें क्या बदलाव आया। यहां मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एज एन एम्प्लॉयर डाल दी गई हैं, लेकिन फिर भी 3 चीजें आज भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के या तो शेयर्ड रूप में या डायरेक्टली उसी के रूप में है। नंबर 1, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मस्ट एंश्योर वेलफेयर एंड सेफ्टी प्रोविजंस एट द वर्क प्लेस। जो कार्यस्थल है वहां पर प्रत्येक वर्कर की सेफ्टी के लिए आज भी पूर्णतः प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही जिम्मेवार है, सेफ्टी और उस वर्कर का वेलफेयर। दूसरी चीज, इफ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू पे द वेजेज, जो पहले भी था लेकिन अब और बहुत स्पष्ट रूप से बोला गया है कि यदि कॉन्ट्रैक्टर टाइमली और फुल वेज करने में असफल रहता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टाइमली फुल वेज पे करेगा और कॉन्ट्रैक्टर के बिल से काट लेगा। तीसरी, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मस्ट एंश्योर दैट लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर्स आर एंगेज्ड। यह प्रत्येक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की मौलिक और वैधानिक जिम्मेवारी है कि वह अपने यहां लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंगेज करे। तो ये 3 बड़ी जिम्मेवारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर डाल दी गई हैं। आइए अगली बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की। सपोज एक मैन्युफैक्चरर है जिसकी अपनी कंपनी है और वो कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हायर करता है और उनकी संख्या 50 से ऊपर है। तो 50 तक तो अब कॉन्ट्रैक्टर लेबर अब जो प्रोविजंस हैं उनमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ही वो लिया है जिसमें 50 या 50 से ऊपर है। तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना होगा, द कॉन्ट्रैक्टर हायर्स द वर्कर्स पे वेजेज एंड हैंडल्स द पीएफ ईएसआई, कॉन्ट्रैक्टर एज एक्ट्स एज एन एम्प्लॉयर। इन चीजों के लिए या उसके पीपीई के लिए, उसकी वेज के लिए, इन सब चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्टर एज एन एम्प्लॉयर काम करेगा। लेकिन द कंपनी या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी, फैसिलिटीज एंड कंप्लायंस। इनमें कॉन्ट्रैक्टर प्लस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर दोनों की शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी अब नए कोड में होगी। आइए एक बार और समझते हैं कि इन बदलाव के पीछे क्या ऑब्जेक्ट रहा होगा। यदि आपको वह क्लैरिटी आएगी तो आप बेहतर वे में इस नए परिवर्तन को ठीक से समझ पाएंगे। इसके लिए 3 चीजें बहुत आवश्यक है समझना। नंबर 1, फिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर लेबर लॉज कंप्लायंस। ये लेबर लॉ की कंप्लायंस शेयर्ड वे में या अकेले जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उस पर डाली गई है, या तो वो खुद करे या अपने कॉन्ट्रैक्टर से करवाए। दूसरा है एंश्योर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। जो अभी तक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलता था, काम की बात सब करते थे, ना तो कोई प्रॉपरली पीपीईज दे पाता था, ना उसके वेलफेयर की कोई बात करता था। लेकिन अब नए कोड आने से परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में पीपीईज की क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई अंतर नहीं है। यह बात एम्प्लॉयर को भी और यह बात कॉन्ट्रैक्टर को भी अब बड़ी सावधानी से समझने की आवश्यकता है। तीसरी बात, रिड्यूस लीगल एम्बिग्यूटी बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अब स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर एज एन एम्प्लॉयर
किन किन चीज़ों के लिए अकेला जिम्मेवार है और किन किन चीज़ों के लिए वह शेयर्ड रूप में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के साथ जिम्मेवार रहेगा। तो अब कॉन्ट्रैक्टर किसी भी जिम्मेवारी से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यदि इन सब चीज़ों को ठीक से समझना हो तो 2 लाइन में समझा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर अब एम्प्लॉयर बन गया है उन वर्कर्स के लिए जिनको वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉय करता है। दूसरा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर वर्क प्लेस कंप्लायंस, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड वर्क प्लेस वेलफेयर। तो ये चीजें अब स्पष्ट रूप से आपको समझनी आवश्यक है और जैसे जैसे इनका और इम्पैक्ट आता जाएगा हम आपके साथ और डिटेल में बात करेंगे। आपको इससे अधिक जानकारी हमसे चाहिए तो आप हमें dpfnoida@gmail.com या नंबर 9220232711 पर बात कर सकते हैं, ईमेल में लिख सकते हैं। हम सदैव कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की लाइफ को सुधारने में दृढ़ संकल्प के साथ कमिटेड हैं।